हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास तक मैंने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पदार्थ की अवस्थाओं के बाद मैं थोड़ा सा रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कल स्टार्ट किया था कि रसायन विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो उसके बाद मैंने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। इसमें से क्वेश्चन तो कोई खास बनते नहीं है, कहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रसायन विज्ञान का महत्व, देखो शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा या ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पर रसायन विज्ञान का महत्व नहीं है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन से लेकर के युद्ध के क्षेत्र तक, दैनिक जीवन से लेकर के युद्ध के क्षेत्र तक सभी जगह रसायन विज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर महत्व की बात करें कि कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले ना हम अपने डेली रूटीन से स्टार्ट करेंगे कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। दैनिक जीवन के बाद हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र के बाद हम कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं रसायन विज्ञान का जो महत्व है वो युद्ध के क्षेत्र में भी है। अगर मैं लिखने लग जाऊं तो रसायन विज्ञान के महत्व की तो गिनती ही कम पड़ जाएगी, इतने जगहों पर इसका महत्व है। लेकिन मैंने केवल सिलेक्टेड 4 क्यों लिखे हैं मैं आपको ये बता देता हूं। अगर क्वेश्चन कहीं से आने वाला है इस पोर्शन में तो वो इन तीनों में से कहीं से आ सकता है। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में से पूछ सकता है, कृषि के क्षेत्र में से शायद, वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है, इन दोनों पे आप लोग ज्यादा फोकस करना जो मैं आपको बताऊंगा। दैनिक जीवन की अगर हम बात करें कि दैनिक जीवन में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन तो कोई ऐसा पूछने लायक है नहीं, क्योंकि दैनिक जीवन में जब आप स्टार्ट करते हो अपना सुबह उठ करके, तो पानी से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पानी क्या है, H2O, केमिकल ही तो है ये। साबुन यूज करते हो C17H35COO। अभी देखो जो हमारा स्किन के लिए साबुन होता है वो तो पोटेशियम लग जाता है यहाँ पे, और अगर आपका कपड़े धोने वाला या वॉशिंग साबुन है तो वो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो C17H35COO के पोटेशियम जो होगा तो स्किन के लिए होता है। अगर पोटेशियम नहीं लग रहा है, सोडियम लग रहा है, तो हम कहते हैं ये वॉशिंग जो सॉप होता है जो कपड़े धोने के काम आता है। अपमार्जक जितने भी होते हैं जिसको हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सारे के सारे केमिकल से बनी हुई चीजें। ठीक है, शैम्पू केमिकल से बनी हुई चीजें। जो भी आप यूज करते हो, बाल्टी यूज करते हो, बकेट बोलते हैं इसको, प्लास्टिक की नहीं कर रहे हो, किसी और चीज की कर रहे हो, स्टील की कर रहे हो, ये सारे के सारे केमिस्ट्री तो है। समझ में आ रही बात। तो दैनिक जीवन में तो सुबह से लेकर के रात तक जो भी आप यूज करते हो, इवन दोज की जो आप खाना लेते हो ना, खाना खाते हो, वो सारा का सारा भी तो केमिस्ट्री है भाई। खाने में हमें क्या मिलता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल आर केमिकल्स। समझ में आ रही बात। तो दैनिक जीवन में हम जो भी यूज करते हैं वो तो केमिस्ट्री है, इसीलिए कहा जाता है वेयर इज थिंग देयर इज केमिस्ट्री। जहां जहां आपको वस्तु दिखेगी ना, जहां जहां आपको पदार्थ दिखेगा ना, वो सब रसायन है, क्योंकि पदार्थों के अध्ययन को ही तो हम रसायन कहते हैं। अभी मैंने चौक उठा रखा है, केमिकल। बोर्ड, जिस बोर्ड पे लिख रहा हूं, केमिस्ट्री। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। हर चीज में आपको केमिस्ट्री दिख जाएगी। जिस दीवार पे इसको लगा रखा है, ये सीमेंट क्या है, केमिस्ट्री। समझ में आ रही बात। तो दैनिक जीवन में तो अगर मैं यहाँ पे लिखने लग जाऊंगा तो खत्म नहीं होगी चीजें।
क्योंकि डेली रूटीन में हम जो भी चीज़ यूज करते हैं ऑल आर केमिस्ट्री। तेल यूज करते हो सिर पे लगाने के लिए, केमिस्ट्री। कंघी यूज करते हो, बेकेलाइट से बनी होती है, केमिस्ट्री। ठीक है। कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं। देखो कृषि के क्षेत्र में अगर हम जो भी हम उर्वरक लेते हैं या जो भी हम कीटनाशी लेते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स ही होते हैं। जैसे हेप्टाक्लोर हो गया, एक तो कीटनाशी है, ठीक है। लिंडेन हो गया, जिसको हम गैमेक्सिन भी कहते हैं, कीटनाशी है, ठीक है। इसी प्रकार मेलाथियोन होता है, मेलाथियोन कीटनाशी है, ठीक है। डीडीटी पे अब बैन लग चुका है। डीडीटी पे अब क्या हो चुका है, बैन लग चुका है, ये बैन हो चुका है, क्योंकि ये कीटनाशी जो होता है ये डिकम्पोज नहीं होता, ये पूरा का पूरा नष्ट नहीं हो पाता है, और जिस जगह हम इसको छिड़कते हैं ये वहीं काफ़ी सालों तक बना रहता है। जैसे कि हम कहें कि जैसे गाय या भैंस चरने चली गई, वहाँ पे चारा लेने चली गई, तो चारे के साथ ये गाय भैंस के क्या चले जाता है, अंदर चले जाता है। जब वो चारा खाती है तो वहाँ से डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो डीडीटी जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, इसीलिए अब इस पर हमने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, ठीक है। हेप्टाक्लोर, लिंडेन का यूज भी नहीं करते हैं जनरली, ये भी अब बैन हो चुका है। हेप्टाक्लोर, मेलाथियोन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया आपने सुना ही होगा। कृषि प्रधान क्षेत्र है राजस्थान, तो आपको पता है यूरिया का यूज होता है, ठीक है, खाद के रूप में। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में वैसे तो जितनी भी आप मेडिसिन लेते हो वो सारी की सारी केमिकल से ही बनी हुई, तो इतनी सारी नाम तो ले नहीं सकते। मतलब आप ये सोचो, आपको बुखार आ रहा है, आप मेडिकल स्टोर में गए, वहाँ से आप जो भी दवाई लोगे, चाहे वो जो भी दे रहा है वो केमिकल ही आपको दे रहा है, तो सारा का सारा तो केमिकल ही है। बिना केमिकल के तो चिकित्सा क्षेत्र फेल है, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें से जो पूछे जाने वाले नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कैंसर के उपचार में यूज होने वाली दवाई का नाम पूछ सकता है। कैंसर के उपचार में कौन सी मेडिसिन यूज होती है उसका नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कैंसर के उपचार में जो मेडिसिन यूज होती है उसका नाम बताइए, तो आपको बताना है सिस्प्लेटिन। क्या नाम बताना है, सिस्प्लेटिन। या एक और चीज, एक और दवाई है टैक्सोल। सिस्प्लेटिन व टैक्सोल जो है ये दोनों कैंसर के उपचार में यूज होने वाली दवाइयां हैं, जो केमिस्ट्री में ही, आज केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती, मतलब केमिकल्स ही हैं ये। जो एड्स के रोगी होते हैं उनको भी एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है AZT, एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है इस दवाई का, AZT। नाम क्या है, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, सुन लेना अच्छे से। एजिडोथाइमिडीन नाम की मेडिसिन यहाँ पर एड्स के रोगियों को दी जाती है, ठीक है। लिख दूं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर आपको दिख जाएगा। क्या नाम बोला मैंने, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है। तो दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है ये तो मैंने आपको बता दिया है। कृषि के क्षेत्र में जितने भी आप जो उर्वरक है, जिसको हम खाद कहते हैं, या हम कहें कि जो हम कीटनाशी लेते हैं, वो सारे के सारे केमिकल्स ही होते हैं। उसमें से डीडीटी को जनरली अब बैन कर दिया गया। इसका रीजन क्या है, ये नष्ट नहीं हो पाता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है, और ये जो हमारे गाय भैंस या जो भी हमारे पशु होते हैं उनके चारे में ये उनके अंदर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, डिजीज होना शुरू हो जाता है पशुओं को, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, बैन कर दिया है, ठीक है। यूरिया आपको अच्छे से पता है, यूरिया किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, खाद के रूप में हम इसे यूज करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर के उपचार में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, और एड्स के रोगियों को जो मेडिसिन दी जाती है AZT, जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। इन दोनों, इसका और इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक टाइम पे ये पूछा गया था कि जो एड्स के रोगियों को मेडिसिन दी जाती है, औषधि दी जाती है, उसका नाम लिखे, तो आपको लिखना है एजिडोथाइमिडीन। तो ये नाम पूछ लेता है। या हो सकता है कैंसर के उपचार में जो यूज होती है मेडिसिन,
उसका नाम लिखिए, ऐसा भी पूछ सकता है, तो आप टैक्सोल या सिस्प्लेटिन लिख सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं युद्ध के क्षेत्र की, ठीक है। देखो युद्ध के क्षेत्र में आजकल आप देख ही रहे हो, प्रत्येक कंट्री क्या कर रही है, एटम बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर परीक्षण कर रही है। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कोबाल्ट बॉम्ब इत्यादि बनाने का परीक्षण जारी है। सभी देश क्या कर रहे हैं, अब खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो न्यूक्लियर पावर बनाने की जो कोशिश हो रही है वो केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी पावर आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप एटम बॉम्ब बना रहे हो, चाहे आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहे हो, चाहे आप कोबाल्ट बॉम्ब बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, या आप अंतरिक्ष में कोई अपना क्या भेज रहे हो, रॉकेट भेज रहे हो, जो भी भेज रहे हो, उन सब के लिए केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, केमिकल्स का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूँ युद्ध के क्षेत्र में जितने भी एक्सप्लोजिव हैं, जितने भी विस्फोटक हैं जो यूज होते हैं, वो सारे के सारे केमिस्ट्री या केमिकल से बने हुए हैं। उसमें से हम लिख सकते हैं, जैसे एटम बॉम्ब लिख सकते हैं, ठीक है, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, कोबाल्ट बॉम्ब, एक है आपका TNT। TNT का नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुएन। इसका स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं मैं। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुएन। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा और लगेगा पढ़ने में, लेकिन आगे आगे जब मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुएन। क्या नाम है इसका? ट्राई, टी से ट्राई, एन से नाइट्रो और टी से टोलुएन। तो ये तो है आपका टोलुएन। बेंजीन के साथ एक CH3 ग्रुप जोड़ दो तो टोलुएन हो जाता है, और 3 इसमें क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुएन इसको कहते हैं। ये एक्सप्लोजिव क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है TNG, जिसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी एक एक्सप्लोजिव पदार्थ है, एक्सप्लोजिव केमिकल है, विस्फोटक केमिकल है। और जब TNG बना था उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने इसमें क्या दर्शाई, अपनी रुचि दर्शाई इस पदार्थ पे, क्योंकि ये विस्फोटक था। और जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे वो एक रसायन विज्ञ भी थे और इंजीनियर भी थे, ठीक है, और कहें तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, व्यापारी भी थे। तो उनको इसमें व्यापार नजर आया कि ये अच्छा एक्सप्लोजिव है, तो इससे मैं कुछ और नया बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। तो उन्होंने इतनी खतरनाक चीज बनाई है जिसका नाम है डायनामाइट। क्या नाम है? डायनामाइट। तो अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज में भी आ जाता है, डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो आपको मैं बता दूं अल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट ने डायनामाइट की खोज की थी, और उनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, इसके पीछे एक अच्छी सी लंबी सी कहानी है जो मैं अभी नहीं सुना सकता हूँ आपको, ठीक है, कि नोबेल प्राइज क्यों रखा गया है। उन्होंने ही स्थापित किया, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है, उनके पैसे हैं ये सारे के सारे जो नोबेल प्राइज में दिए जाते हैं। सो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। सो डायनामाइट जनरली कैसे बनाते हैं हम, जो TNG होता है ना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको ना हम क्या कर देते हैं, किसी लकड़ी का जो चूर्ण होता है, बुरादा होता है, उसमें इसको क्या करवा देते हैं, एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। एब्जॉर्ब करवा के इसको कपड़े से बांध करके रख देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है किसको बनाने का, डायनामाइट बनाने का, ठीक है। तो ये आपके युद्ध के क्षेत्र में होने वाले विस्फोटक सामग्री हैं जिनका नाम मैंने लिखा है। ये सारे के सारे केमिकल हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यूज होने वाले केमिकल्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सारा का सारा रसायन विज्ञान का जो महत्व है, जहां जहां जिस क्षेत्र में ज्यादा जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।
वैसे तो आप चाहो तो व्यापार के क्षेत्र में ले लो, तो इतने तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में आप रसायन विज्ञान का यूज कर रहे हो। मैंने कहा ना, वेयर इज थिंग देयर इज केमिस्ट्री, तो एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। तो जब सब कुछ केमिस्ट्री, तो जो भी आप यूज कर रहे हो, जिस क्षेत्र में भी यूज कर रहे हो, सब केमिस्ट्री यूज कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे आज बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की। अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करें तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो होता है आपका शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। ठीक है, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को ना फिर से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ठीक है, और मिश्रण को ना फिर से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो अगर मैं पदार्थों के वर्गीकरण की बात करूं, पदार्थ का वर्गीकरण शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, देखो अगर कोई पदार्थ ऐसे कणों से मिलकर बना हुआ है जिनका रासायनिक जो गुण है, या हम कहें जो रासायनिक रूप से क्या है, समान है। अगर कोई पदार्थ रासायनिक रूप से समान कणों के द्वारा बना गया है तो वो शुद्ध पदार्थ है। और रासायनिक रूप से भिन्न जो होते हैं ऐसे कणों से मिलकर के अगर बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जिसके संगठक कण क्या करते हो, समान रासायनिक गुण रखते हो या रासायनिक रूप से समान होते हो, तो वो तो आपका शुद्ध पदार्थ है। और ऐसा पदार्थ जिसके संगठक कण क्या होते हो, रासायनिक रूप से समान नहीं होते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और एक विषमांगी होता है। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये तो आपसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये आप लोगों से जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज मैं केवल और केवल ना तत्व पर फोकस करने वाला हूं अच्छे से। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड जानकारी दे देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन तीनों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी दूंगा। ठीक है, तत्व क्या होते हैं, देखो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। मैंने क्या कहा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक परमाणु नहीं लिखा है मैंने, एक ही प्रकार के परमाणु लिखा है। जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व में क्या होंगे, हाइड्रोजन परमाणु ही होंगे। समझ में आ रही बात। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या होने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम ही होंगे। समझ में आ रही बात। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो तत्व बनता है, वो एक ही प्रकार के परमाणु से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका तत्व कहलाता है। ध्यान रखें, समझ में आ रही बात। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक परमाणु नहीं लिखा, एक ही प्रकार के, यानी कि अगर मैं कहूं हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या होंगे, हाइड्रोजन परमाणु होंगे। समझ में आ रही बात। जैसे मैं लिखूं ऑक्सीजन एलिमेंट, तो ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे वो मिलकर के क्या करते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आ रही बात। तो तत्व समझ में आ गया। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और आपने अपने
जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तत्वों को हमने ना 3 प्रकार से विभाजित किया है। एक होता है आपका धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। ठीक है, तो मैं आज धातु, अधातु और उपधातु के बारे में आपको डिस्कस करके दे देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिश्रण और यौगिक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं धातु की बात करने वाला हूं कि धातु क्या होते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि धातु जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो, या ऐसे तत्व होते हैं जो चमकीले होते हैं, पढ़ा होगा ना, जिनमें तन्यता पाई जाती है। ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये नहीं होती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है मेटल की, वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सोडियम लिख दूं और एक क्लोरीन लिख दूं, तो सोडियम और क्लोरीन लिखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन चमकीला है, किसकी तन्यता ज्यादा है, तो बोर्ड पे थोड़ी ना देख सकते हो आप, है कि नहीं? तो बोर्ड पे पहचानने के लिए वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके काम नहीं आएंगी। वो सब प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो गुणों से हम फिजिकली किसी धातु या अधातु की पहचान कर सकते हैं, गुण को पढ़ करके। कि आपने देखा एक चमकता हुआ पदार्थ देखा, उसको आपने पीटा, तो पीटने से वो क्या हो गया, फैल गया, तब तो आपने कहा कि चपटा हो रहा है, हाँ ये धातु है। लेकिन बोर्ड पर तो हम ये चीज नहीं कर सकते। तो बोर्ड पर हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको ध्यान रखना है ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर का मतलब कहते हैं दाता। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दाता तत्व होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ऐसे हो कि वो इजिली डोनेट किए जा सकते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, धातु जनरली ऐसे एलिमेंट होंगे जो अपना आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं? क्योंकि उससे पहले जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अक्रिय गैस के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं सोडियम को कहूं सोडियम धातु है, तो आप कहोगे बिल्कुल धातु है। क्यों? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये आ जाएगा आपका 3s1। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके बराबर होता है? नियोन के बराबर। और नियोन क्या है? आपकी अक्रिय गैस। तो सोडियम क्या करेगा? अक्रिय गैस के बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहेगा, क्योंकि अक्रिय गैसें स्थायी होती हैं। कोई भी एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो सोडियम भी तो स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी इसकी कब आएगी? जब ये अक्रिय गैस के बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसीलिए ये मेटल है। ओके, आगे बात करते हैं सिल्वर क्या है भाई। तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखो, मैं जनरली फटाफट बता देता हूं। क्रिप्टॉन 36 होता है। क्रिप्टॉन क्या होता है? 36 होता है। क्रिप्टॉन 36, उसके बाद हो जाता है आपका 4d10 4d10। ठीक है, एंड ये हो जाता है आपका 5s1। तो 5s1 है, s में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, s में इसका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और d ऑर्बिटल इसकी फुल फिल्ड है। तो ये d ऑर्बिटल इसकी फुल फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस फुल फिल्ड ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। जो पूर्ण पूरित कक्षकें होती हैं और अर्धपूरित कक्षकें होती हैं वो स्थायी होती हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्यागता है। क्या करता है? त्याग देता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ये ज्यादा इजी होगा। KLMN वाला 2 8 18 18 कितना हो गया? 10 28 46 46 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा 47। तो देखो
जिनके अंतिम कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 8 होते हो, या तो 18 होते हो, या तो 36 होते हो, वो स्टेबल होते हैं, सॉरी 32 होते हैं। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में रह रहे हैं तो वो स्टेबल है। तो अब ये आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अपना अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं KLMN की बात करूं सोडियम की, तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। तो अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक पूरा रखने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसी प्रकार ही 18 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सिल्वर भी क्या है, आपका मेटल है। तो अब ऐसे मेटल पहचान लोगे आप लोग। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और धातुओं की पहचान कैसे करनी है आपको, आप क्या करो, ये वाला कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, आउटर मोस्ट में जहां 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन दिखते हो, उसके बाद 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बचते हो तो उसको आप डोनेट करवा दो। जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, चलो मैग्नीशियम एक धातु है या नहीं है, तो इसका परमाणु क्रमांक है 12, तो 2, 8, 8 और 2 10 हो गया, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये भी स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसीलिए मैग्नीशियम भी एक धातु है। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं धातु। आगे पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर, वहां पे मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। अब अधातु क्या होते हैं, अधातु उल्टा काम करती है। क्या, जैसे धातु इलेक्ट्रॉन देती है वैसे अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो वो सारे के सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, जिनके आउटर मोस्ट में या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या कभी कभी 5 होंगे, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, तो इसको KLMN के फॉर्म में डिवाइड करोगे तो 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब यह तो अष्टक पूरा है, 7 इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग नहीं सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर सकता है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपना अंतिम कोष का अष्टक पूरा करने के लिए। इसीलिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, अधातु की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करता है और क्लोरीन ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये कूलम्बिक फोर्स के द्वारा एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका नाम है NaCl। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा। अब उपधातु की परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी हो सकती है और ग्रहण करने की क्षमता भी हो सकती है, यानी कि जो दोनों क्षमताएं रखते हो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने धातु, अधातु और उपधातु आपको बता दिए, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। आगे जब मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ना आवर्त सारणी बनाऊंगा, और आवर्त सारणी में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं और कौन से उपधातु हैं। ठीक है।